जेसीबी चिकन बारबेक्यू वाला। एक गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था भोलेनाथ। वो वहां कई किस्म के पकवान बनाता था। वहां आए ग्राहकों को सप्लाई भी वही करता था। उसे खाना पकाने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। एक दिन भोलेनाथ और उसकी पत्नी बस स्टॉप पर खड़े थे। क्यों जी, जब कहीं भी जाना होता है तो आप देर क्यों करते हैं? अरे शादी का मुहूर्त 9:30 बजे का है, यही 9:30 बज चुके। हमारे पहुंचने से पहले शादी हो चुकी होगी। लोग समझेंगे कि हम सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। अरे पगली, किसी के कुछ कहने के डर से क्या हम अपने बुजुर्गों का कहा भूल जाएंगे? बड़ों ने क्या कहा है, किसी काम से जाओ पर सुरक्षित जाना चाहिए। देर हो तो कोई बात नहीं, पर ध्यान से जाना चाहिए, ऐसा कहा है ना? और तुम नहीं जानते? धत, बड़ों ने कहा कुछ और तुमने समझा कुछ और है। अरे तुम्हारे साथ निभाना मुश्किल है। वो देखो बस आ गई, जल्दी चलो। यूं वे बस में चढ़े तो बस वहां से चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद अरे रुको रुको, अब बस रोको भाई, ड्राइवर बस रोको कहकर चिल्लाने लगा। पर तुम्हें तो गणेश थिएटर के पास उतरना है ना, यहाँ क्यों रोकने के लिए कह रहे हो? बाथरूम जाना है क्या? अरे वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है, पहले बस रोको। अरे रोको बस को। वे दोनों बस से उतरे तो बस वहां से चली गई। तब वहां खड़े एक बूढ़े को भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम किया। तुम कौन हो बेटा? उठो उठो। सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं भोलेनाथ, 1988 का बैच है सर। आप हमें गणित पढ़ाते थे। आप कैसे हैं सर? बड़ों ने कहा है कि माँ बाप के बाद गुरु का ही स्थान है, इसीलिए आपको देखकर बस से उतरकर आ गया सर। बहुत खुशी हुई बेटा, मैं अच्छा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तुम भी सुखी रहो। अब मैं चलता हूँ कहकर वो वहां से चला गया। हाय रे मेरी किस्मत। अरे बड़ों की बातों का तुम यूं मतलब कैसे निकालते हो? गुरु की इज्जत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसे छोड़कर यूं गुरु के पीछे चले जाओ। लालत है, कहा उसने चिढ़कर। अरे तुम क्या जानो गुरु के बारे में? तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं। उन्होंने मुझे गणित सिखाया, इसीलिए मैं 10वीं में कम से कम 7वीं बार पास हो गया। वही कोई और टीचर पढ़ाते तो ना जाने और कितने साल लग जाते। एक दिन घर पर पत्नी से, देखा मार्केट से मैं ये नया टीवी लेकर आया हूँ, कैसी है? बेकार है। अरे ढाबे में कमाई तो होती नहीं, यूं उधार में खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसे ही रहा तो हमारा कर्ज में डूबना निश्चित है। बड़ों ने क्या कहा है, जिंदगी के हर पल का मजा लो। भूत और भविष्य में क्या होगा ये ना सोचो, और वर्तमान में जियो, और वो भी खुशी खुशी जियो, ऐसा कहा था ना? इसीलिए इसे खरीद कर खुश रहना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? ये सुनकर उसकी पत्नी ने सिर पकड़ लिया। एक दिन कर्ज बहुत हो गया तो घर और ढाबा कर्जदारों के नाम करके खाली हाथ घर से बेघर हो गए। बाद में दूसरे गांव में जाकर एक जेसीबी ड्राइवर की नौकरी ले ली। इस तरह जेसीबी का काम करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी, अजी सुनो, जो हुआ सो हुआ। कम से कम इस नौकरी को आपने ठीक से किया तो इसकी कमाई से हम जैसे तैसे जी लेंगे। अरे पगली, बड़ों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मौके का लाभ उठाना चाहिए। यानी अब मेरे जेसीबी को एक ढाबे में बदल दूंगा। कैसा है मेरा आइडिया? आपने उस कहावत का ये मतलब निकाला? हे भगवान, अब इन्हें तुम ही बचा सकते हो। इस तरह भोलेनाथ ने जेसीबी पर एक बोर्ड लटकाया, जेसीबी आउटडोर किचन। उसके बकेट में चिकन तंदूर को रखकर नीचे आग जलाकर, आओ भाई आओ, जेसीबी वैरायटी चिकन, गर्मा गर्म तंदूरी, मिनटों में तैयार, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे कहकर आवाज देने लगा। लोग ये सुनकर आकर्षित हुए और आकर खाने लगे। अगले दिन जेसीबी बकेट में मटन बिरयानी पकाने लगा। आइए सर आइए, गर्मा गर्म मटन बिरयानी, वैरायटी बिरयानी कहकर आवाज देने लगा। यूं ही पराठे, डोसा वगैरह बनाकर बेचने लगा। यूं खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन सवेरे जेसीबी से कूड़ा करकट साफ करने लगा। उसके बाद उसमें चिकन तंदूर रखकर आवाज देने लगा। लोग उसे खाने के लिए टूट पड़े। धत, ये क्या गोबर की बू आ रही है?
बदबू बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या है, इतनी बदबू क्यों है? तभी जेसीबी का मालिक वहां आया। क्यों रे भोलेनाथ, मैंने कहा था ना कि जेसीबी से कूड़ा करकट साफ करो, तुम आधा काम करके यहाँ चले आए। वैसे मेरे जेसीबी से ये तुम्हारा धंधा क्या कर रहे हो? क्यों भाई, ये तो मूर्ख है ही, तुम लोगों को अकल नहीं है? अरे कूड़ा करकट साफ करने वाले जेसीबी पर पकाया गया खाना आप लोग कैसे खा रहे हो? लानत है। अब समझा कि इस चिकन में गोबर की बू क्यों आ रही थी। कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में वहीं खड़ी उसकी पत्नी से, अरे तुम दुखी ना हो कि इन्होंने मुझे मारा। जानते हो कि बुजुर्गों ने क्या कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनकर उसकी पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। सोफा रिपेयर वाला। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में एक गड्ढा खोदकर उसने उसमें छिपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उन पैसों को पुराने सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफा पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना। अपने आप से, अरे ये तो बीबीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी, यूं 24 घंटे सोफे में ही बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे, जानते हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना? जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से किसी ने चुराया होगा, ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराना सोफा के बदले में नया सोफा ले लो, आओ भैया, यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। यह सुनकर शोभा बाहर आई। भैया, ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी? ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है, इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम्हें उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं, कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। उस सोफे रिपेयर वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो एसआई की लाठी खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है, कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर यह पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहां छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूं यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुमने बताया कि पैसे कहां हैं तो मैं तुम पर केस नहीं करूंगा। कितने बार कहूं साहब कि वो बैंक का चोर मैं नहीं हूं। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूं? मेरा भरोसा करें सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ, उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। अब बड़ी खुशी खुशी ले जाओ यार, ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है, यूं सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया, इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था इसीलिए अंदर ले आया। अरे उस सीआई ने इरादा बदल लिया है क्या? इतने में मिठू ने सोफा वाला से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरा सेंटिमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार से सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई शंकर ने खबर भिजवाया है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है पैसे, दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और, कहाँ हैं पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ, कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा तो ये बात है, कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।